session, online webinar for this academic session, and we will meet you again next week for the new academic session. So thanks a lot for joining, and let's begin the session. Outcome oriented instructional planning sounds like a complicated, complex sentence, but बहुत simple है, बहुत meaningful है, and it will bring about a little shift in the mindset that we have or that we had. So आज का जो युग है जहाँ हम लोग सर्वाइव कर रहे हैं, शिक्षा देने का नहीं बल्कि सही दिशा में सही परिणाम लाने का युग है. वी वांट आउटकम्स. हर जगह रिजल्ट, परफॉर्मेंस बेस्ड इंडस्ट्री हो चुकी है एजुकेशन भी. सो आउटकम ओरिएंटेड प्लानिंग यानी कि परिणाम को माइंड में रख करके कोई प्लानिंग इज नो लॉन्गर अ लग्जरी. ये कोई लग्जरी नहीं है. इट इज अ नेसेसिटी इन आवर स्कूल्स, आवर क्लासरूम्स एंड अ करिकुलम. और ये जैसे जैसे हम लोग सेशन को आगे बढ़ाएंगे ये बात और क्लैरिटी से आपके दिमाग में आएगी कि ये सेशन का उद्देश्य क्या है, और मेरी हर एक वर्ड का आपको सेंस मेक होने लगेगा. सो एक्टिविटी जो भी हम क्लास में कराते हैं उससे हमें आउटकम तक पहुंचना है. वी विल गिव यू लॉट ऑफ आई विल गिव यू अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स जिससे और भी क्लियर होगा आज के सेशन का उद्देश्य क्या है. सो एक्टिविटी से आउटकम तक, this should be the only mantra of every school leader and teacher today. हमारे plans, हमारी teaching, हमारे assessments, सभी का जो ultimate goal होना चाहिए वो student learning outcomes होना है. और यही नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 भी बार बार कह रही है. इसको एग्जाम्पल्स के थ्रू बेहतर समझते हैं. अब सोचिए, जब एक किसान बीज बोता है तो वो फसल की उम्मीद करता है. कोई भी किसान अगर बीज बो रहा है तो वो क्या उम्मीद कर रहा है कि एक दिन उसमें फसल आएगी. कोई भी डॉक्टर अगर किसी पेशेंट का इलाज करता है तो वो उम्मीद करता है ये पेशेंट फिर से अच्छा हो जाएगा, हेल्दी हो जाएगा. लेकिन हम शिक्षक क्या करते हैं, हम लोग पढ़ा करके छोड़ देते हैं. हम शिक्षक सिर्फ पढ़ाकर संतुष्ट क्यों हो जाए, ये भी देखना हमारा कर्तव्य है कि बच्चा वो सीख पाया कि नहीं, आउटकम अटेन हो पाया कि नहीं. सो आउटकम ओरिएंटेड एजुकेशनल प्लानिंग जो होती है उसका मीनिंग होता है कि प्लानिंग विद क्लैरिटी ऑफ गोल इन माइंड. ये अगर पढ़ा रहे हैं तो ये आउटकम निकलेगा, ये अगर बीज बो रहे हैं तो ये पौधा निकलेगा. दिस इज इट. टीचिंग विद पर्पस. सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करा देना, सिर्फ फैमिली पढ़ा देना, सिर्फ मैकेनिकल इंफॉर्मेशन दे देना ही एजुकेशन नहीं है. वो बच्चा यूज कर पा रहा है कि नहीं, टीचिंग विद पर्पस, उसका पर्पस है कि नहीं, रेलेवेंस है कि नहीं, ये होता है आउटकम ओरिएंटेड एजुकेशन. एंड असेसमेंट करना विद इंटेंट. हमारा असेसमेंट करने का ये इंटेंट नहीं होना चाहिए कि मार्क्स बच्चा 10 में 9 ला रहा है कि 10 में 10 ला रहा है. असेसमेंट ये होना चाहिए कि बच्चे ने आउटकम, जो मेरा कोर सब्जेक्ट का कंटेंट था, वो डिकोड कर पाया है कि नहीं, वो समझ पाया है कि नहीं कि इसको अप्लाई कैसे करना है. अगर रियल लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन इससे रिलेटेड आएगी तो वो हल कर पाएगा कि नहीं मेरी दी हुई इंफॉर्मेशन को. दैट इज आउटकम ओरिएंटेड एजुकेशन मीन्स. सो वेरी सिंपल, आउटकम ओरिएंटेड इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग. वॉट एवर इंस्ट्रक्शंस वी आर गिविंग टू द चिल्ड्रन इन द क्लासरूम, it needs to be outcome oriented. just like कि किसान कोई भी बीज लगाता है तो फसल की उम्मीद करता है, इसीलिए हम लोग क्लास में कुछ भी पढ़ाएंगे तो आउटकम उसका क्या हुआ वो माइंड में रख के पढ़ाएंगे. सो it is not enough to say that we have finished the syllabus. The real question is, did the child understand, apply and grow from that information or not that we have given in the classroom. So हमारी योजना ऐसी होनी चाहिए जो measurable हो, trackable हो और adaptable हो. क्योंकि अडेप्ट करना तो जरूरी है कि हम हर रोज नए नए प्रॉब्लम्स को कन्फ्रंट करते हैं. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमें अडेप्टेबिलिटी, बहुत रिजिडिटी के साथ चल नहीं सकती है क्योंकि कब क्या क्लास में सिचुएशन बदलेगी वी डोंट नो. So whether it is foundational literacy, numeracy or 21st century skills और values, हर पहलू को एक लक्ष्य से जोड़ना जरूरी होता है आउटकम ओरिएंटेड इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग में. वॉट एवर वी आर गिविंग उसका आउटकम हमें निकल रहा है कि नहीं. बस सिलेबस पढ़ा दिया और मार्क्स मैकेनिकली आ गए, दैट शुड नॉट बी द प्राइम फोकस. द प्राइम फोकस दैट द चाइल्ड इज एबल टू ग्रास्प दैट कॉन्सेप्ट and use it in real life. So take for example the national education policy 2020. It constantly stresses on competency based learning, and that's why the question papers in 10th and now in the earlier classes also have become competency based, not just content coverage. एक टीचर ने मान लीजिए पोयम पढ़ाई,
लेकिन क्या बच्चा जो है उस पोयम के इमोशंस को समझ पाया, जिस जिस भावना से उस पोयम को लिखा गया है, या लैंग्वेज को अप्रिशिएट कर पाया कि नहीं, या अपने वर्ड्स में एक्सप्रेस करने की शक्ति डेवलप कर पाया कि नहीं? दैट्स द आउटकम वी मस्ट एम फॉर. दिस इज व्हाट सिंपली आउटकम ओरिएंटेड इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग इज. क्योंकि हम लोग ने, जब वी वर किड्स और हम लोगों को पढ़ाई जाती थी, आउटकम बहुत कम टीचर्स थे जो अटेन कर पाना करने का इंटेंट भी रखते थे. उनको था कि सिलेबस कंप्लीट हो गया, बच्चे ने एग्जाम में लिख लिया, दैट इज ओवर. वो दोबारा उसको रिवाइज करने की, उसको लाइफ में यूज करने की जरूरत है कि नहीं है, वो उनका प्रॉब्लम नहीं था. सो व्हाट डज आउटकम ओरिएंटेड प्लानिंग एम्पावर अस विद? इट एम्पावर अस विद फर्स्टली फोकस. वी नो व्हाट वी आर एमिंग फॉर. हम एज एजुकेटर्स, हमें पता है कि हम आज ये पढ़ा रहे हैं तो बच्चे को इस एरिया में फायदा होना चाहिए. इसलिए हमें बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए कि इस चीज का ये रिजल्ट होना चाहिए, इस एक्टिविटी का ये आउटकम होना चाहिए. रिफ्लेक्शन, वी एसेस हाउ फार वी हैव कम, एंड दैट्स व्हाई वी टेक फॉर्मेटिव असेसमेंट. बहुत बार क्या होता है, हम लोग कोई चैप्टर क्लासरूम में पढ़ा रहे होते हैं और हमें पता नहीं होता है कि बच्चे इसको समझ पा रहे हैं कि नहीं. उनकी बॉडी लैंग्वेज में या उनकी बातचीत से ये क्लैरिटी नहीं हासिल होती है कि whatever we are disseminating in the classroom, whether they are able to receive or not. So that is the time when we take a formative FA examination for 20 marks, 10 marks, in which we see how the knowledge that we have given so far is forming, and that's why it's called formative. Then redirection, we change how we teach if outcomes aren't met. अगर हमने formative assessment लिया और जो क्वेश्चंस हमने उसमें दिए हैं, that the kids are struggling to answer, they are not able to do it, so now we have to redirect. What how we were teaching, we thought that will fetch results, लेकिन वो results नहीं fetch कर पाया in the reflection phase, in the formative assessment phase. So we will redirect and we will change how we were teaching. Maybe this wasn't working for the class, this wasn't working for the students. So outcome oriented planning may focus, reflection, and then we have to redirect how we are doing it. So as the session will proceed, this will become more easier to understand. So पहले लक्ष्य को तय करना है. What do you want students to know and feel by the end of a topic? ये बहुत जरूरी है, इसीलिए हम लोग लेसन प्लानिंग में लर्निंग ऑब्जेक्टिव को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं. फिर बैकवर्ड प्लानिंग करनी पड़ती है. व्हाट एक्टिविटीज एंड टीचिंग मेथड्स विल इंश्योर दैट आउटकम. अभी ये तो आउटकम हमने सोच लिया है कि ये बच्चे को आना चाहिए. अब पीछे का स्टेप लें कि उसको करना कैसे है कि बच्चा वो आउटकम तक पहुंचे. एंड देन रेगुलर चेक्स इन रखें, लाइक फॉर्मेटिव असेसमेंट, स्मॉल असेसमेंट, क्वेश्चन आंसर राउंड, पीयर ट्यूटरिंग, क्लास में छोटा सा क्विज, किसी को बोर्ड पे बुला करके जो टीचर्स बहुत सारा सम सॉल्व करवाते हैं, कम ऑन द बोर्ड एंड सॉल्व दिस सम. उससे बच्चे की भी नॉलेज पता चलती है और बाकियों को भी सीखने का मौका मिलता है. रिफ्लेक्शन, ग्रुप टास्क टू ट्रैक प्रोग्रेस. सो दीज आर सम ऑफ द वेज जिससे हम लोग आउटकम ओरिएंटेड, हमें जो इंस्ट्रक्शन प्लानिंग है वो ये करती है, एम्पावर करती है. नाउ लेट्स बिगिन विद द व्हाई. क्यों जरूरी है आउटकम ओरिएंटेड इंस्ट्रक्शन प्लानिंग? ऐसे ही क्यों नहीं क्लास में लोग जाते हैं, चैप्टर रीड करवाते हैं, क्वेश्चन आंसर लिखवा देते हैं, बच्चे को बोलते हैं क्वेश्चन आंसर याद कर लो, नेक्स्ट डे रटा रटाया एग्जाम ले लेंगे, जिसमें उसको अच्छा मार्क्स आएगा उसको ए दे देंगे, जिसको खराब आएगा उसको डी दे देंगे, एंड दैट इज द एंड ऑफ द स्टोरी. ये था प्री एनईपी सिस्टम जिसके हम लोग प्रोडक्ट हैं. बट लॉन्ग रन में, जब when it is not competency based, when it is only rote learning, it is not serving the society, it is not serving the nation, it is not serving a student personally, it is not creating critical thinkers or curious thinkers. ऐसे बच्चे जो रटा रटाया इंफॉर्मेशन को देते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, ABCD में जज होते हैं, they are not global citizens, they are not able to perform on a global platform, they are not able to become leaders. So उसका जो खामियाजा है, जो उसका demerits है, वो that is huge. So it's very important. So let's begin with the why outcome. माइंड में ये रखना कि क्या चाहिए क्लासरूम से, द लर्निंग ऑब्जेक्टिव एंड द लर्निंग आउटकम की यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन एंटरिंग अ क्लासरूम. एंड दिस इज व्हाट द सेशन इज ऑल अबाउट. सो आज के जमाने में एजुकेशन सिर्फ चॉक एंड टॉक तक सीमित नहीं रह गया है, ये वी नो दैट. The world is changing fast. हमारे students बहुत dynamic हैं, evolved हैं, technology has taken the forefront. टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, जॉब्स का नेचर बदल रहा है. द काइंड ऑफ जॉब्स दैट आर कमिंग टुडे, we did not hear about those professions 5 years 3 years back. So and they have become rampantly everywhere. Data analyst, content writer, YouTuber, animator, big data.
So a lot of different kind of profession is taking the, so it's very unpredictable how the future would be like. So आज जब टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, जॉब का नेचर बदल रहा है, और स्टूडेंट्स के लर्निंग नीड्स भी कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, तो इस पॉइंट पे ये जरूरी है कि हम आउटकम को माइंड में रख के कि दिस इज व्हाट विल सर्व द स्टूडेंट्स इन द लॉन्ग रन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि क्या चाहिए, और तब रिवर्स स्टेप्स में हम लोग एक्टिविटी असेसमेंट एंड टीचिंग मेथोडोलॉजीज को चॉक डाउन करें. सो बच्चे अब सिर्फ याद करने वाले लर्नर्स नहीं बनना चाहते हैं, बिल्कुल भी नहीं. आप किसी बच्चे को मीनिंगलेसली, इफ यू वांट देम टू मेमोराइज समथिंग, दे आर नॉट गोइंग टू डू इट. दे वांट एवरीथिंग टू बी रेलेवेंट, मीनिंगफुल, एंड जो वो अप्लाई कर सके, जो उनके लिए बहुत यूजफुल हो. सो बच्चे आज सिर्फ याद करने वाले लर्नर्स नहीं बनना चाहते. दे वांट टू कनेक्ट टू व्हाट दे लर्न विथ रियल लाइफ. उन्हें चाहिए मीनिंगफुल लर्निंग, समथिंग दे कैन सी. ये दिख तो रहा नहीं है, फिर क्यों ये बेबुनियाद बात हो रही है, ये तो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है. तो बच्चे बहुत क्वेश्चंस करते हैं. सो दे वांट टू लर्न समथिंग व्हिच दे कैन सी, फील, रिलेट टू, एंड दे कैन यूज इट. अगर यूज ही नहीं कर पाए तो वैसे इंफॉर्मेशन को रटने में आज के बच्चों को डर के मारे वो कभी नहीं करेंगे. दे वांट मीनिंगफुल, यूजफुल स्टफ. सो एंड इसी विजन को प्रमोट करता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 हर जगह, कि इट शुड बी यूज्ड इन रियल लाइफ. जो स्ट्रांगली एम्फसाइज करता है एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे, कि आप जो भी बच्चे को सिखा रहे हैं वो बच्चा एक्सपीरियंस कर पाए, खुद करके सीखे. इंटीग्रेटेड लर्निंग जो हम लोग हर जगह सुनते हैं, इंटीग्रेटेड लर्निंग जिसमें सब्जेक्ट्स को एक दूसरे से कनेक्ट किया जाए, ये सब कॉन्सेप्ट प्री एनईपी नहीं था. इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग जिसमें क्वेश्चंस और क्यूरियोसिटी का वेलकम हो, इसलिए लोग बच्चों को इतना सारा प्रोजेक्ट्स देते हैं ताकि बच्चे क्यूरियोसिटी को किसी एक टॉपिक में जहाँ पे उनको इंटरेस्ट है उसमें वो डाइव एंड डीप कर पाए. एंड जॉयफुल एंड रिफ्लेक्टिव लर्निंग जिसमें बच्चे प्रेशर नहीं, एक अनुभव की तरह उसको एंजॉय करें. सो अगर हम ट्रेडिशनल क्लासरूम इमेजिन करें जहाँ टीचर बोर्ड पे लिख रहे हैं और बच्चे चुपचाप पढ़ा बोर्ड पे लिख रहे हैं और बच्चे उनकी लिखी हुई चीज को चुपचाप कॉपी में उतार रहे हैं, इट मे लुक वेरी वेरी डिसिप्लिन लाइक एन आइडियल क्लासरूम. लेकिन एंगेजमेंट और अंडरस्टैंडिंग का लेवल बेइंतहा लो होने वाला है, क्योंकि टीचर कुछ बोर्ड पे लिख रहे हैं, बच्चे उसको उतार रहे हैं. ये सारी चीज की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज हर तरीके का डॉक्यूमेंट, हर तरीके का पीडीएफ, हर तरीके का आंसर्स, दे आर ऑल अवेलेबल ऑन द इंटरनेट एंड बेटर देन व्हाट टीचर्स कैन गिव. सो बच्चों को पता है कि इससे अच्छा हमें मिल जाएगा. यहाँ पे हमारा रोल भी बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो जाता है, जहाँ पे वी डोंट हैव टू वर्क लाइक गाइड्स, वी हैव टू वर्क लाइक फैसिलिटेटर्स, जो फैसिलिटेट करें, जो उनको सही और गलत के बीच की पहचान बताए. सो वो क्लासरूम अब गया, वो जमाना जहाँ पे टीचर कुछ बोर्ड पे लिखते हैं और बच्चे उसको उतारते हैं, वो जमाना अब नहीं हुआ. और एक वो टाइम था जब हम लोग स्टूडेंट थे और ऐसा हुआ करता था, और आज का अब एक दूसरा क्लासरूम इमेजिन कीजिए जहाँ पे बच्चे एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, एक साइंस एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, या एक स्टोरी को इनैक्ट कर रहे हैं, उसके वैल्यूज को समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसके जो किरदार हैं उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, और ग्रुप डिस्कशन में अपने विचार रख रहे हैं, एक दूसरे से डिबेट कर रहे हैं, और अग्री कर रहे हैं, डिसअग्री कर रहे हैं. सोचिए यहाँ पे जैसी लर्निंग होगी, और जो एक लर्निंग किया करते थे, वन वे लर्निंग, जहाँ पे टीचर वाज द ओनली अथॉरिटी, और हमारे पास ना बोलने की ना सवाल पूछने की शक्ति थी, और एक ऐसा क्लासरूम जहाँ पे बच्चों को ऑटोनॉमी मिली है, जाहिर सी बात है आउटकम बहुत बहुत डिफरेंट होता है. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये बहुत कष्टदायक होता है कि आप एक सिस्टम का पार्ट है जहाँ पे चॉक एंड टॉक चल रहा था, रोड मेमोराइजेशन चल रहा था, और अचानक से लगा कि नहीं, आउटकम इज इंपॉर्टेंट. तो ऑब्वियसली जो लोग उस ट्रांजिशन से गुजर रहे हैं उनके लिए बहुत टफ होगा. एनी चेंज बी इट फॉर गुड और फॉर द बेस्ट, इट गिव्स अस अ लॉट ऑफ पेन, बट वी हैव टू टेक इट बिकॉज इट इज द फ्यूचर ऑफ द कंट्री. हमें पीछे नहीं रहना है, हमें अपने बच्चों को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे शाइन कराना है. इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बच्चे एक्टिव लर्नर्स बने क्लासरूम में, और लर्निंग बाय डूइंग. और ये तभी पॉसिबल है जब टीचर्स, हम लोग जितने यहाँ पे जुड़े हुए हैं, सब हम लोग पहले से प्लान करें इस तरीके की. अगर हमें बच्चों से चीजें करानी है तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्लान, प्री प्लान, and we reverse plan how to go about it so that that outcome is attained. And teachers who are passionate, who know teaching, who are there to make a difference, they were doing it before NEP also. So that is understandable. So outcome oriented lesson planning जो होती है, वो टीचर को चांस क्या चीज का देती है, think about what to teach
and why it matters. I always give this example of Diary of a Young Girl. ये कोई भी पढ़ा सकता है, ये कोई चैप्टर बहुत बड़ी बात नहीं है कि एक डायरी ऑफ अ यंग गर्ल में एक लड़की है, उसके साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, दैट्स इट, सिलेबस डन, राइट द आंसर्स, नेक्स्ट ईयर सेकेंड चैप्टर, ये भी हो सकता है. बट इफ यू आर योरसेल्फ यू रियलाइज दैट इसका जो आउटकम है ये बच्चों तक पहुंचना चाहिए, इससे बच्चे को समझ में आएगा मार्जिनलाइजेशन क्या होता है, एम्पैथी क्या होती है, कंपैशन क्या होता है, ऑटोक्रेसी क्या होती है, और सपोर्ट करना किसी कमजोर को क्या होता है. इस तरीके की चीज अगर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और एज अ ह्यूमन बीइंग यू अंडरस्टैंड कि ये सारे सॉफ्ट स्किल्स बच्चों में आने चाहिए, you will do everything to make that information go through to your child. बट अगर ये सारी कोई चीज इंपॉर्टेंट ही नहीं है कि एम्पैथी हो ना हो सब एक है, मार्जिनलाइजेशन किसी के साथ होता है नहीं होता है मेरे को फर्क नहीं पड़ता है, तो फिर एज अ टीचर वी नीड टू क्वेश्चन आवरसेल्व्स कि हमारे इंटेंशंस क्या है. और अगर हमारे इंटेंशंस है कि नहीं, दीज आर इंपॉर्टेंट सॉफ्ट स्किल्स, दीज आर इंपॉर्टेंट 21st सेंचुरी स्किल्स जो हम खुद के बच्चों में तो घर में जरूर चाहेंगे कि इनकलकेट हो, we will do everything to make it go seep into our own kids in our classroom. So it's very important, outcome oriented इसलिए important हो जाता है कि when we think about what to teach and why it matters, this thing should reach my student should be empowered with this information, with this skill, with this attitude. क्यों हम लोग अपने खुद के बच्चों को सिखाते हैं कि पानी नहीं बर्बाद करना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी नहीं बर्बाद करना चाहिए, बिकॉज हम लोग चाहते हैं कि उनके अंदर क्वालिटी है, रिस्पेक्ट करना चाहिए बड़ों की. सिमिलरली इन स्कूल देयर आर सर्टेन आउटकम्स जिनको हम लोग नहीं छोड़ सकते हैं, ये हमारा दायित्व है कि वो आउटकम्स हम बच्चों के अंदर जेनरेट कराएं ही कराएं. तो जो सेकंड जो चीज जो बच्चों के अंदर इसमें आती है, डिसाइड हाउ टू टीच इन अ वे दैट रीचेस ऑल टाइप्स ऑफ लर्नर्स. ऐसा क्लास में कोई भी बच्चा नहीं हो जाए कि बहुत इंपॉर्टेंट आउटकम है और वो कुछ बच्चों तक तो पहुंच रहा है क्योंकि हम लोग उनके स्टाइल में कर पा रहे हैं, मगर बाकी बच्चों तक इट इज नॉट रीचिंग. So this is again very important to keep this in mind, that whatever learning outcome I am giving, maybe in my class there's somebody who has joined who's not very good in English, इसको लैंग्वेज पे शायद ऑडिटरी मेरी लैंग्वेज उसको नहीं समझ में आ रही है, तो आई नीड टू अंडरस्टैंड कि दिस इज अ चैप्टर दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, द आउटकम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, दिस आउटकम विल हेल्प द चाइल्ड नॉट ओनली इन गेटिंग गुड मार्क्स इन बोर्ड्स बट ऑल्सो इन लाइफ. So it's my responsibility to ask the child to watch this movie if there's a movie available, or watch on YouTube which is in Hindi or which is in the mother tongue of that child, so that concept तो डिकोड हो जाए. लैंग्वेज पकड़ लेगा लेकिन वो कॉन्सेप्ट उस बच्चे के माइंड में डिकोड होना चाहिए, वो आउटकम वो अटेन कर ले, लैंग्वेज विल फॉलो. जब आउटकम अटेन हो जाएगा, जब कॉन्सेप्ट डिकोड हो जाएगा, तो लैंग्वेज बैरियर नहीं रहने वाली है, लैंग्वेज भी उसके ऊपर वो बैठ जाएगी. मगर इंपॉर्टेंट ये है कि आउटकम अटेन हो जाए. देन वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट वी यूज आवर टाइम टू इंक्लूड वैरायटी classroom में whatever, and I understand कि there's a lot of deficit of time, but it's important कि हम लोग वैरायटी क्लास में डालें थ्रू एक्टिविटीज, डिस्कशंस, असेसमेंट्स एंड इंटीग्रेशन. और अगर इफ आई विल टेक यू बैक अगेन टू योर चाइल्डहुड, देयर मस्ट बी अ टीचर इन एवरीबॉडीज लाइफ जो किसी एक टॉपिक पे जरूर डिस्कशन कराते होंगे, जो एक टॉपिक को ऐसा फील कराते होंगे कि नो वी आर एबल टू स्पीक आवरसेल्व्स लाइक एन एडल्ट. इसके ऊपर हम लोग का ओपिनियन मांगते हैं, ये सर ये मैम हमारा ओपिनियन मांगती है. जब वो ओपिनियन आपने दिया होगा, चाहे बहुत ही छोटा ओपिनियन हो, मगर इट मेक्स यू गिव अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस एंड अ हाइक इन योर सेल्फ स्टीम, और फिर वो कॉन्सेप्ट माइंड में रिटेन कर जाता है. और जब हम लोग सिर्फ रट्टेबाजी से रट के लिखते हैं, वो इन्फॉर्मेशन एग्जाम के बाद कहीं लापता हो जाती है, पता भी नहीं चलता कहाँ गई. एंड जो आउटकम ओरिएंटेड इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग है, इट अवॉइड्स लास्ट मिनट स्ट्रेस और रैंडमनेस कि ये याद नहीं हुआ है, 2 लाइन शुरू की भूल गए, बाकी पूरा आंसर भूल गए. क्या होता है व्हेन वी रोट ऑफ 5 आंसर्स, अगर 1-2 शब्द भी इधर उधर हो गए क्योंकि समझ के तो याद किया नहीं है, तो 2-3 शब्द भी अगर इधर उधर हेरा फेरी हो गई तो पूरा का पूरा आंसर कोलैप्स हो जाता है. तो फिर फायदा क्या वो उस तरीके की स्ट्रेस का, जिसको इतनी मेहनत से हमने रटा भी, बट क्योंकि समझ के नहीं रटा और पूरा का पूरा आंसर ही भूल गए. सो अगेन आउटकम ओरिएंटेड ऑल्सो हेल्प्स इन फोकसिंग बिल्डिंग स्किल्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का, लाइक कोलैबोरेशन, creativity, critical thinking,
एंड नॉट जस्ट कंटेंट। जब हम लोग दूसरे का ओपिनियन भी सुनते हैं, डिस्कशन होता है, तो क्या होता है, अपने ओपिनियंस तो ही, बट कभी दूसरे का ओपिनियन सुन के लगता है कि अरे हाँ, इसका भी एक पर्सपेक्टिव है, ये भी सही बोल रहा है। तो क्या होता है, कोलैबोरेशन हुआ, क्रिटिकल थिंकिंग हुई, क्रिएटिविटी हुई, मेरे को किसी और ने आइडिया दिया। सो लॉट ऑफ थिंग्स हैपन व्हेन वी डू आउटकम ओरिएंटेड इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग। एक और एग्जांपल लीजिए, अगर हम वाटर कंजर्वेशन पढ़ा रहे हैं, जो कि हर क्लास में 6 स्टैंडर्ड वगैरह में रहता ही है। सो रोट मेथड में क्या होता है, डिफाइन करवा दिया, पॉइंट्स लिखवा दिया, डिफाइन वाटर कंजर्वेशन, डेफिनेशन रटा दिया और उसके पॉइंट्स लिखा दिया। लेकिन जब हम लोग आउटकम ओरिएंटेड करते हैं तो एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री दिखाई, शॉर्ट स्मार्ट क्लास में बच्चों से पूछा अगर पानी खत्म हो गया तो क्या होगा, और फिर उनसे एक पोस्टर बनवाया, एक स्लोगन राइटिंग एक्टिविटी कराई। क्या समझ में आया ज्यादा गहराई से, ऑफ कोर्स जब हम लोग ने उनको डॉक्यूमेंट्री दिखाई, डॉक्यूमेंट्री में उनको समझ में आया वाटर कंजर्वेशन कितना इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से प्रॉब्लम आती है। लेकिन डेफिनेशन से क्या समझ में आया, डेफिनेशन से बस उसका मीनिंग समझ में आया, बट रियल लाइफ उसमें वो दिखता कैसा है, वो फील कैसा होता है, वो एक डॉक्यूमेंट्री ही से समझ में आएगा। सो बिकॉज जब बच्चा किसी टॉपिक के साथ इमोशनली या क्रिएटिवली कनेक्ट करता है, तब वो सिर्फ याद नहीं रखता, वो समझता है। एंड दैट हैपेंस विद ऑल ऑफ अस आल्सो। मेनी ऑफ अस नाउ व्हेन वी pursue masters or B.Ed or PhD, things become very very easy at this stage. लेकिन यही पढ़ाई बहुत टफ थी when we were young, क्योंकि उस समय समझते नहीं थे हम लोग सिर्फ उसको रटते थे। आज के डेट पे कोई भी कंटेंट हमें मिलता है तो वी हैव अटेन्ड एन एज जहाँ पे वी अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ स्टफ, वी अंडरस्टैंड एंड देन वी अप्लाई कि अच्छा ये इसको डायग्राम के थ्रू भी समझाया जा सकता है, इसको किसी चार्ट के थ्रू भी समझाया जा सकता है। तो इट हैज बिकम इजी नाउ बिकॉज वी हैव अंडरस्टूड इट। लेकिन उस समय क्या था, सिर्फ रटना। तो रटने का भी एक एक्सटेंड, आवर माइंड बिकम्स वेरी वेरी सैचुरेटेड विद दैट काइंड ऑफ rote learning. So this is very very important to understand. समझने वाली लर्निंग जो होती है वो लाइफ लॉन्ग होती है, दैट इज ट्रू। जो भी चीज हम आज के डेट में, कोई नॉवल पढ़ता है यहाँ पे, तो नॉवल भी क्या है, बुक ही है, लिटरेचर ही है, बट क्योंकि वो समझ के पढ़ रहे हैं, प्लेजर के लिए पढ़ रहे हैं, तो वो लाइफ में यूज होता है, उसका जिस्ट मिलता है, उसका एसेंस मिलता है, उसका मजा आता है। लेकिन वही अगर आपको स्कूल में वो नॉवल दे दी जाए जहाँ पे आपको सिर्फ रटना है, तो क्या हुआ, जो अल्टीमेट जो एम है लर्निंग का, वही जीरो डाउन हो जाता है। सो आउटकम ओरिएंटेड जो इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग है या लेसन प्लानिंग है, is not just a professional requirement, it is a moral responsibility also, कि हम बच्चे को उस तरह से फियर क्रिएट करके या उसके ऊपर प्रेशर डाल के या स्ट्रेस डाल के उससे ना कराएं। हमारे स्टूडेंट्स डिजर्व करते हैं नॉट जस्ट इंफॉर्मेशन बट इंस्पिरेशन ऑल्सो, एंड वी एडल्ट्स ऑल्सो, वी ऑल्सो नीड अ लॉट ऑफ इंस्पिरेशन फ्रॉम पीपल हु आर हायर टू अस, एंड दैट स्टार्ट्स विथ हाउ वी प्लान दिस लर्निंग जर्नी of theirs with a lot of planning, कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, कैसे अटेन कराना है उनका आउटकम। अच्छा, अगर बच्चे के अंदर एम्पैथी जनरेट हो गई है इस लर्निंग आउटकम से, या कंपैशन हो गया है, या उसके अंदर वाटर को कंजर्व करने का हो गया है, so that is the outcome that we are looking for. So this is very very important. It should not only be about completing the syllabus. Gone are those days where completing the syllabus was the only agenda of teaching. उसका जो परिणाम हुआ है काफी बहुत ज्यादा दुखदाई है, जो सिर्फ रट के, क्योंकि उसमें जो इंटेलिजेंट अच्छे बच्चे जिनके पास सच में नॉलेज थी, वो सिर्फ मार्क्स कम लाने की वजह से, क्योंकि मार्क्स के पैमाने पे वो उतर नहीं पाए, उन्होंने उनके सेल्फ स्टीम में कमी आई, उनको लगा कि हम लोग वी आर लेस। बट पता चला कि नहीं, वो दे वर नॉट लेस, बट द असेसमेंट थ्रू विच इट वाज बीइंग दे वर बीइंग जज्ड वाज नॉट करेक्ट। सो वो किसी का कहा हुआ है ना कि इफ यू जज अ फिश with its capability of climbing a tree, then this is completely unfair. So we need to understand कि outcome attain करना important है. If somebody is not able to do a lot of things but outcome attain करके उसको real life में execute कर लिया, that person has been educated well in the school. So जो components हैं, just a second. Hmm. Okay. सो जो कंपोनेंट्स हैं आउटकम ओरिएंटेड इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग के, कि अक्सर हम जो लेसन प्लान को एक फॉर्मल फॉर्मेट समझ लेते हैं, जिसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स हम लोग लिख देते हैं ना, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, टीचिंग एड लिख देते हैं, एक्टिविटीज मेंशन करनी होती है और बस काम खत्म है ना।
लेकिन जो आउटकम ओरिएंटेड हम लोग लेसन प्लानिंग करते हैं वो एक सिर्फ फॉर्म भरने जैसा नहीं होता है कि एक फॉर्म भरा एंड दैट्स ऑल. It is a powerful tool to ensure that every minute of our classroom is meaningful, inclusive, and inspiring. And I do understand speaking all these things is very easy, but when we are in front of the classroom, a lot of distractions happen, misbehavior, confusion. Somebody wants to go to the washroom, somebody has done something to someone. So a lot of things happen. लेकिन उसकी भी planning करनी है कि उतना समय आपका ट्रांजिशन में वेस्ट होना ही है. That should also be planned. उससे हमारी स्ट्रेस की channelization. We need to understand that if there's a period of 45 minutes, we cannot teach those 45 minutes completely. There will be 5 minutes, 7 minutes जो कि transition में जाएंगे, जो कि class को शांत करने में जाएंगे. But that also needs to be understood in advance, जहाँ पे हम लोग planning करते हैं, and then the rest of the 40 minutes, that is the time when we have to make our classroom experience very, very meaningful, inclusive, and inspiring. Or it is education is a place where we need results, and results are very, very explicit. They come very easily in the examinations. So we need to be very, very particular that we make it meaningful and inspiring for our classroom experience. And now I will break these components into more parts. Or the first point is clear learning goals. क्लास में अभी आज का जो हम लोग सेशन ले रहे हैं इसमें मेरा क्या गोल है. मेरा ये गोल है कि ये आपके माइंड में शिफ्ट आ जाए कि इट्स नॉट ओनली अबाउट, एंड जो पैशनेट है, जो टीचर्स अंदरूनी टीचर्स हैं, उनको ये मेरी बात पहले से पता होगी, बिकॉज दे नो कि आप गोल के बिना क्लास में जा ही नहीं सकते हैं. तो मेरा अल्टीमेट मोटिव क्या है, टू ब्रिंग अ लिटिल शिफ्ट इन द माइंडसेट कि वो समय चला गया कि जब हम क्लासरूम में सिर्फ सिलेबस कंप्लीट कराने के लिए जाते थे और बच्चे को मार्क्स लेवाने के लिए जाते थे. नाउ द पॉइंट इज कि बच्चा परफॉर्म कर पा रहा है कि नहीं, बच्चा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स को ब्रेक कर पा रहा है कि नहीं, बच्चा ओपन एंडेड आंसर्स लिख पा रहा है कि नहीं, हायर ऑर्डर थिंकिंग कर पा रहा है कि नहीं. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट that is required today. So a lesson should never begin a lesson should never ever begin without a destination in mind. तो हमें बिल्कुल पता होना चाहिए कि आज का अगर सेशन हम ले रहे हैं तो ये चीज मेरे टीचर्स को पता चल जाना चाहिए. तो सिमिलरली अगर आप क्लास में और आपको पता है कि if I'm entering the class for 40 minutes, this information should be in my students' mind, and the next day when I will come, I will try to assess how good they have received it. So a lesson should never ever begin without a destination in mind. अब ये तो वही बात होगी कि हम घर से निकले और पता ही नहीं कि कहाँ जाना है, तो कहाँ हम लोग भटकते रहेंगे. तो वो भटकाव की गुंजाइश नहीं है क्लासरूम में. सो हमें बिल्कुल क्लियर होना है कि इस क्लास के एंड तक मेरे स्टूडेंट्स क्या क्या कर पाएंगे, and we have to decide our classes even consequently what happens after this step by step. So students, for example, students will be able to describe the water cycle and illustrate its stages through a label diagram after 2 classes or 3 classes on this chapter on water cycle. पहले क्लास में कुछ कर पाए, फिर सेकेंड क्लास में, एंड आफ्टर थर्ड क्लास वो डिस्क्राइब भी कर पाएंगे और इलस्ट्रेट भी कर पाएंगे वेल लेबल डायग्राम से. तो दिस डेस्टिनेशन शुड बी क्लियर इन माय माइंड कि ये अटेन कर पाएंगे वो आफ्टर 3 पीरियड्स ऑन दिस चैप्टर. सो ये आउटकम हमें गाइड करेगा व्हाट टू टीच, हाउ टू टीच, एंड हाउ टू एसेस. एंड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 भी आउटकम बेस्ड लर्निंग को भी प्रमोट करती है. सो हर लेसन के ऑब्जेक्टिव स्मार्ट होने चाहिए, वेरी वेरी स्पेसिफिक, कि आज की क्लास में बस इतना ही पढ़ाना है. वी डोंट हैव टू बिकम वेरी एम्बिशियस अबाउट आवर लेसन्स, क्योंकि ऑब्वियसली वी आर डीलिंग विद स्टूडेंट्स जिनका डिस्ट्रैक्शन रेट भी बहुत है. मोबाइल फोन वाले बच्चे हैं जिनको डोपामिन रश की आदत है, रिटेंशन की प्रॉब्लम है, अटेंशन की प्रॉब्लम है, एंगेजमेंट की प्रॉब्लम है. सो वी नीड टू बी वेरी वेरी स्पेसिफिक. इतना ही डोज उन्हें देना है इंफॉर्मेशन का, measurable, achievable, relevant, and time bound. So when we are, this is what outcome oriented instructional planning ka one of the components to have clear goal in mind. Then the second point is an interesting start. ये आप ने सबने महसूस किया होगा, अगर बच्चों का अटेंशन अपनी तरफ कर पाते हैं आकर्षित, तो फिर बहुत सारे प्रॉब्लम्स का हल निकल आता है. सो क्लास की शुरुआत अगर डल हो, कि क्लास शुरू ही हुई है बहुत ज्यादा डल नोट पे, तो पूरी क्लास की एनर्जी डाउन हो जाती है. इट्स वेरी टफ टू पुल देम बैक देयर एनर्जी. सो स्टूडेंट्स जब स्कूल आते हैं
वो अलग अलग मूड में होते हैं, अलग अलग सिचुएशन से आते हैं। इंट्रोडक्शन उनका अटेंशन ग्रैब करता है जब वी टेक द इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टूडेंट्स व्हेन वी एंटर द क्लासरूम। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जब बच्चों का अटेंशन अपनी तरफ आकर्षित करें इन द फर्स्ट पीरियड और द सेकंड पीरियड और वेयरएवर वी आर मीटिंग देम, एक छोटी सी शॉर्ट स्टोरी जो उनके इंटरेस्ट की हो, इन इन फ्यू मिनट्स वो बोले, ताकि उनको लगे अच्छा पढ़ाई की सीधी बात नहीं हो रही है, देयर इज समथिंग इंटरेस्टिंग हैपनिंग जो कि उनके इंटरेस्ट पे हो, थोड़ा सा उनको बूस्ट करने के लिए। या फिर आई जस्ट वांटेड टू शो यू अ वीडियो, अ स्निपेट, अ कॉमिक विजुअल, तो आप अटेंशन ग्रास्प करते हैं, क्योंकि उनका अटेंशन ग्रास्प करना एक आज के लिए बहुत चैलेंजिंग बन गया आज के बच्चों का। सो ये प्रोवोकिंग क्वेश्चन पूछ लीजिए जिनको लग रहा है सर ने या मैम ने ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया, जिससे उनका इंटरेस्ट आकर्षित हो, या कोई कोई मिस्टीरियस क्वेश्चन पूछ लिया, बस जस्ट टू take their attention to yourself, and then we can sway them to the concept that we have intended them for them. एक मूवमेंट बेस्ड एक्टिविटी, कि सिट एंड, बहुत सारे टीचर्स कराते हैं सिट अप, सिट, स्टैंड अप, or clap if you agree, jump if it's false, something that just wakes them. सो अगर हम पोल्यूशन पढ़ा रहे हैं तो शुरुआत हम लोग कर सकते हैं कि एक 30 सेकंड के वीडियो से, जिसमें प्लास्टिक से भरी हुई एक रिवर को हम लोग दिखा दें कि सी जस्ट वी विल बी टीचिंग, आई विल बी टीचिंग दिस चैप्टर टुडे, बट जस्ट सी लुक एट दिस व्यू, जहाँ पे एक 30 सेकेंड्स का वीडियो है जिसमें प्लास्टिक से भरा हुआ एक रिवर है पैथेटिक कंडीशन में। और फिर हम लोग उनसे पूछ सकते हैं क्या आप इस पानी को पीना चाहते हैं। So obviously they will answer something and they will say something, और डिस्कशन ऑटोमेटिकली शुरू हो जाता है और उनका इंटरेस्ट क्या होता है, ग्रास्प होता है। बट जस्ट टू गो इनटू द क्लासरूम, ओपन पेज नंबर 41, ओपन दिस चैप्टर ऑन पोल्यूशन, लेट्स रीड द चैप्टर, वो और इसमें बहुत अंतर होता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम किसी का माइंड को एंगेज कर सकते हैं। इट्स एंड ऑफ द डे, बी इट अ चाइल्ड और बी इट एन एडल्ट, एवरीथिंग इज इन द माइंड। आप माइंड को कैसे टेम करते हैं, कैप्चर करते हैं, इंगेज करते हैं, उसी पे सारी कहानी हमारी डिपेंड करती है। देन वी हैव टू मेक दोज एक्टिविटीज वेरी वेरी स्टूडेंट सेंट्रिक। कोई भी जगह हो, आपका घर हो, स्टाफ रूम हो, अगर हमें सेंटर में रख के कोई चीज की जाती है तो जाहिर सी बात है हमारा इंटरेस्ट आता है। कोई भी, ये इंसान है ही बहुत सेल्फिश कि उसकी हर चीज उसके अराउंड सेंटर होती है। बहुत बार आप बहुत सारे लोगों से कॉन्वर्सेशन करेंगे एंड दे आर सो फुल ऑफ देमसेल्व्स, सिर्फ अपनी बात करते हैं वो लोग, आपकी बात सुनने में उनको कोई दिलचस्पी नहीं है। और आपको लगेगा यार इस कॉन्वर्सेशन में तो हमने अपनी कोई बात ही नहीं की, सारी उनकी बात सुनी। सो that is not good communication. So that tells us about the nature of human being are full of themselves. तो बच्चों को अगर आपको अटेंशन लेना है, बिकॉज हमारा जो एजेंडा है वो है इंफॉर्मेशन उनके दिमाग में डालना, उसके लिए उनको प्रिपेयर करना पड़ेगा, फर्टाइल करना पड़ेगा कि वो इंफॉर्मेशन उनके अंदर जाए। दैट्स व्हाई वी हैव टू डिजाइन स्टूडेंट सेंट्रिक एक्टिविटीज जहां बच्चे मुख्य किरदार बने। दिस इज सिंपल साइकोलॉजी, हमें उन्हें मुख्य किरदार बनाना है ताकि हम आउटकम अटेन करा पाए। सो जो आउटकम ओरिएंटेड प्लानिंग का जो सबसे बड़ा गोल होता है, सिर्फ टीचर टॉकिंग से स्टूडेंट डूइंग तक का सफर है, कि हम बोलना बंद करें और बच्चों से कराना शुरू करें। ये एक्टिविटी स्टूडेंट्स के दिमाग और दिल दोनों को एंगेज करे, ऐसा कुछ हमें सोचना है। ग्रुप वर्क बच्चों को बहुत पसंद होता है। ग्रुप में आप जब क्लासरूम में जाते हैं और बोलते हैं आज कोई पढ़ाई नहीं होगी, पहले ग्रुप बनाओ, A B C D। इवन इन ऑफलाइन सेशंस आई हैव सीन कि जब आरपीस बोलते रहते हैं, इट बिकम्स वेरी बोरिंग, एंड व्हेन वी डू एक्टिविटीज थोड़ा इंटरेस्ट जाग जाता है। सो ग्रुप वर्क में कोलैबोरेशन और कम्युनिकेशन बढ़ता है। अगर फ्रेंड्स के साथ ग्रुप बन गया तब तो और ही मजा आएगा, तब तो लर्निंग मेनी फोल्ड्स बढ़ जाती है। रोल प्ले, वी कैन गो फॉर अ रोल प्ले, इमेजिनेशन और एम्पैथी का डेवलपमेंट होता है उससे। देन एक्सपेरिमेंट्स लैब में अगर साइंस की कोई एक्टिविटी है या प्रोजेक्ट, हैंड्स ऑन लर्निंग उससे बच्चे की हो जाती है। लर्निंग, वी आर टॉकिंग अबाउट लर्नर सेंटर्ड एक्टिविटीज, क्या क्या हो सकती है। आर्ट एंड ड्रामा इंटीग्रेशन, क्रिएटिविटी के थ्रू कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी और डिबेट। बहुत से बच्चे दे हैव अ लॉट ऑफ कंटेंट बिकॉज दे रीड एट होम, दे लिसन टू अ लॉट ऑफ थिंग्स, सो दे वांट टू स्पीक, दे वांट टू, उनको दे आर फुल विद अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। तो डिबेट के समय पे उनकी आप कम्युनिकेशन, उनकी आप क्रिटिकल स्किल्स का डेवलपमेंट होते हुए देख सकते हैं। सो इफ अ टीचर फॉर एग्जाम्पल इज टीचिंग स्टेट ऑफ मैटर, let children hold eyes, observe it melting, and blow on mirrors to see condensation instead of just showing textbook images. बस ये घर में जाओ, बर्फ निकालो, उसको मेल्ट करते हो, ऑब्जर्व देखो, उसको ब्लो करो एंड सी हाउ कंडेंसेशन इज हैपनिंग ऑन द मिरर. Simple exercise, but the child will learn condensation more than
textbook images which are very very monotonous. Then differentiation, जब हम लोग outcome oriented planning की बात करें तो differentiation is very important. कुछ बच्चे fast pick करते हैं, कुछ को सपोर्ट चाहिए होता है, किसी को विजुअल से समझ आता है, किसी को हैंड्स ऑन पे समझ में आता है. तो कई बार स्लो लर्नर्स डिमोटिवेटेड फील करते हैं अगर वो पेस से नहीं चल पाते हैं. आउटकम ओरिएंटेड लेसन प्लानिंग का मतलब ये होता है कि वीक स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सिंप्लीफाइड वर्जन रखा जाए, ठीक है, और विजुअल रखा जाए, या बडी सपोर्ट, कोई ब्राइट बच्चे को वीक बच्चे के साथ बैठाया जाए, और एडवांस लर्नर्स के लिए चैलेंजिंग क्वेश्चंस या एक्सपेंडेड एक्टिविटीज तैयार रखें. And we need to include multi-sensory activities like showing, telling and doing. So इससे क्या होगा कि अगर आपके क्लास में डाइवर्सिटी बहुत है, हर तरीके के बच्चे आपके क्लास में, स्लो भी है, फास्ट भी है, वीक भी है, तो डिफरेंशिएशन का यूज करना बहुत जरूरी होता है. अभी बहुत बार बॉक डाउन हो जाते हैं टीचर्स की, बाप रे क्या क्या करना होगा. बट teaching is a profession where we cannot get bogged down. I always say, more than a brain surgeon, we have to take decisions. You know, even a brain surgeon will not take such decision. जो टीचर्स को हर मिनट लेना पड़ता है, क्या सोच के क्लास में गए हैं, क्या हो जाएगा, कुछ पता नहीं है. So if we are into this profession, we have to give a lot. We have to remove that crown of being a teacher and just be into it. यही है टीचर का काम. We cannot skip it. And this is one of the noblest profession जहाँ पे we are able to touch raw lives and they become our legacy. If I'm teaching something to a child, if the child is able to get those learning outcomes और वो 4 लोगों को उससे affect कर रहा है, that is my legacy. So it bogs us down, but this is a very noble profession, and those who teach with passion, it comes very easily. It's very divine at times when you see results coming in front of your own eyes. So ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आप you cannot get bogged down and we have to give our lot of things. So differentiation अगर आपके classroom में है, so we have to, for example, if we are teaching multiplication to class 2 and आपके class में हर तरीके के बच्चे हैं, slow fast सब तरीके के, तो use bead और block for tactile learners, rhymes or rap songs for auditory learners, diagrams and color coded chart for visual learners. उससे क्या होगा, आपका आउटकम होगा, आपके बच्चे थ्राइव करेंगे, अच्छा रिजल्ट्स देंगे. एज अ टीचर यू विल फील वेरी गुड. देन integration of skills, values, awareness and real life connection. The ultimate aim of education यही है. So एक outcome oriented instructional plan या lesson plan वो होता है जो मन, बुद्धि और व्यवहार सब पे ही असर डाले. And it includes कि इसमें हम बच्चा लाइफ स्किल भी सीखे. फॉर एग्जाम्पल टीम वर्क, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एज अगर आप बच्चे को चाहते हैं कि द चाइल्ड बिकम द लीडर इन द फ्यूचर, टीम वर्क इज समथिंग दैट द चाइल्ड नीड्स टू अंडरस्टैंड व्हेन ही और शी इज यंग. गांधी जी डिड नॉट बिकम अ लीडर ओवरनाइट. उनके अंदर लीडरशिप की स्किल्स छोटे ही उम्र से थे. और अगर आप उनकी ऑटोबायोग्राफी या माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ या कुछ भी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनके अंदर लीडरशिप शुरुआत से थी और उनको माहौल ऐसा मिलता चला गया, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट, जिसमें उनकी लीडरशिप बढ़ती चली गई. ट्रू फॉर ऑल अदर लीडर्स कि एक दिन ओवरनाइट समबडी डजंट बिकम अ लीडर. वो क्वालिटीज उनमें पहले ही से होती है. सो हमें क्या, हमारा दायित्व ये है कि हम ये इंकलकेट करते रहे छोटे छोटे एक्टिविटीज के थ्रू. सो लाइफ स्किल्स हम कोई भी अगर इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग कर रहे हैं तो अगर हम उसमें ग्रुप वर्क करा रहे हैं बच्चे को, तो वी हैव टू इंश्योर कि बच्चे टीम वर्क सीख रहे हैं. टाइम मैनेजमेंट, जल्दी जल्दी सब कुछ करना है, ये नहीं फॉर एवर नहीं ले सकते हैं. एंड दे आर एबल टू लीड. लीडरशिप इज अ वेरी बिग टर्म और ये बताना बहुत, अ लीडर इज नॉट अ बॉस जो सब पे रोब जमाए, सबको तंग करे, वो लीडर नहीं होता है. लीडर कम्स एट लास्ट, but that person should have the capability and the potential and the threshold to come at last, still be called the leader of the group. So that is a very huge term. तो ये सारी जो छोटी छोटी चीजें ये बच्चों को हमें सिखानी होती है. Then values, whenever the child we are teaching something, be it any chapter, be it water pollution, be it conservation, be it anything, हमें इंश्योर करना है कि वैल्यूज भी हम बच्चों में जरूर डालें. वैल्यूज लाइक ऑनेस्टी, एम्पैथी. कोई भी लिटरेचर में चैप्टर हो सकता है, जिससे हिंदी में चैप्टर हो सकता है, साइंस में चैप्टर हो सकता है, जहाँ पे हम ऑनेस्टी, एम्पैथी, क्लीनलीनेस, सस्टेनेबिलिटी, ये सारी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने लेसन प्लान में इंक्लूड करें. कोई भी लेसन जो हो आउटकम, उसमें ये सारी चीज होनी चाहिए. देन रियल वर्ल्ड लर्निंग, वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं कि पटना में क्या हो रहा है, बिहार में क्या हो रहा है, इंडिया में क्या हो रहा है. बिलीव अलोन की उनके ग्लोबल उनको कुछ भी पता हो.
So it's very important कि when we are teaching a chapter to a child, उनको रियल वर्ल्ड लिंक्स बताए. जैसे कि अगर कोई चैप्टर आपने वाटर पोल्यूशन में बताया, तो उनको जरूर बोले कि न्यूज़पेपर में वाटर पोल्यूशन से रिलेटेड जो भी आर्टिकल होगा वो आपको प्रोजेक्ट में अपने लगाना ही है, ताकि उनको पता चले कि लोकली क्या हो रहा है या कंट्री में क्या हो रहा है. या फील्ड विजिट आइडियाज, या फील्ड में जाए, जैसे हमारे पटना में सुधा डेयरी प्रोजेक्ट है, फैक्ट्रीज हैं, वहां जरूर ले जाएं बच्चों को, ताकि उनको ये समझ में आए कि सिर्फ ये बुकिश नहीं नॉलेज है, ये रियल वर्ल्ड में भी दिस प्रॉब्लम इज रियल, दिस इज हैपनिंग, एंड व्हाट वी आर स्टडिंग, एंड इफ वी कम आउट विद आइडियाज वी कैन प्रोवाइड सॉल्यूशंस. हमें सोल्यूशन पे काम करना है. रोटिफिकेशन करके एग्जामिनेशन इज नॉट द पर्पस ऑफ एजुकेशन. So excursion becomes very, very important. Field visits become very important. Community stories become very, very important. So if we are teaching about water cycle, connect it with local water shortage. लोकल वाटर शॉर्टेज कैसे है, कहाँ से पानी आता है, क्यों 12 बजे के बाद सप्लाई बंद हो जाती है, क्यों पानी नहीं आता है, क्यों यहाँ पे वाटर शॉर्टेज का इतना ज्यादा प्रॉब्लम है, व्हाट कैन वी डू एट होम टू सेव वाटर. दिस डेवलप्स बोथ अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप. सो हमने क्या किया, लाइफ स्किल्स भी डेवलप कर दिए, वैल्यूज भी डेवलप कर दिए, एंड प्लस रियल वर्ल्ड लिंक्स भी कनेक्ट कर दिया. इट डिपेंड्स कि हाउ गुड वी आर विद आवर ओन सब्जेक्ट्स. सो this is what outcome oriented lesson planning is all about. Now we will move to the next section. This is the 5E model. This is very, very simple, but it's very, very important. So we need to understand कि ये 5E model है, and this is something that is from a couple of years back, जो हम अपने क्लासरूम में डाल सकते हैं कि 5E instructional model which aligns beautifully with national education policies, emphasis on experiential, inquiry based and joyful learning. Now what is this 5E model? इसमें 5 words हैं जो कि E से शुरू होते हैं. engage, explore, explain, elaborate and evaluate. ठीक है, अगर हम ये अप्लाई कर देते हैं अपने क्लासरूम में, तो हमारी आउटकम बेस्ड बहुत इजीली निकल पाएगी, और हम इससे एनईपी का जो एम है, जो गाइडलाइंस है, वो भी हम लोग अटेन कर पाएंगे, और बच्चे कोई भी इंफॉर्मेशन जो लर्न करेंगे वो आउटकम बेस्ड होगी. सो लेट्स स्टार्ट with the simplest, that is engage. Start with a short video or question. Now start with a simple open-ended question. Now when we are applying the 5E instructional model to a classroom, to a chapter, the first point that we need to do is to engage. पहले तो हमें बच्चों का अटेंशन अपनी तरफ लेना है, अब उनको engage करना है. So have you ever wondered, ऐसा क्वेश्चन हम लोग पूछेंगे बच्चों से, have you ever wondered how a tree standing in one place all its life grows so tall and green without eating anything? क्या है ये सवाल है, बिल्कुल ओपन एंडेड है. अब बच्चे क्या है, अब बच्चे के माइंड में एक आपने फूड दे दिया, खाना दे दिया, अब वो चर्निंग शुरू होगी उसकी. इंस्टेंटली माइंड स्टार्ट्स थिंकिंग. देन शो अ 30 सेकंड टाइम लैप्स वीडियो जो कि हर जगह अवेलेबल, ऑफ अ प्लांट स्प्राउटिंग एंड ग्रोइंग टुवर्ड्स सनलाइट. Visuals are very, very powerful. They raise curiosity and it creates awe. क्योंकि बच्चों को पता नहीं है कि क्या है, बट आपको पता है, तो आप जब दिखाते हो बच्चों को लगता है ये जो चैप्टर इतना बोरिंग लगने वाला था वो इस स्क्रीन पे इतना इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो उनकी क्या होती है, क्यूरियोसिटी डेवलप करती है. सो दिस स्टेज इज नॉट जस्ट फॉर टीचिंग, बट फॉर कैप्चरिंग द हार्ट एंड अटेंशन ऑफ लर्नर्स. सो द 5E मॉडल में जो सबसे पहला पॉइंट है इंगेज, उसका मकसद ये है, अल्टीमेट जो उसका एम है कि कैप्चर करना ना केवल माइंड बट हार्ट एंड अटेंशन ऑफ लर्नर्स. हमने जहां वो कैप्चर किया, आगे लाइफ हमारी बहुत इजी होने वाली है इस चैप्टर को लेकर के. सो द एम इज, द गोल इज ऑफ द पॉइंट engage in the 5E instructional model is to emotionally connect students to the topic, create wonders and break monotony. Emotions चाहे कितने भी स्टूपिड लगते हैं, हमें लगता है कि लॉजिक इज इम्पोर्टेंट, इंटेलेक्ट इज इम्पोर्टेंट, बट कहते हैं ना, अ माउंटेन ऑफ इंटेलेक्ट कैन बी मूव्ड विद अ स्लाइटेस्ट ऑफ इमोशन. अगर इमोशनली आप हिल गए तो आपके सारे लॉजिक क्वेश्चन मार्क हो जाते हैं. दैट वेज इमोशंस आर वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट. सो व्हेन वी कनेक्ट समवन
to a concept emotionally and in a creative and in a very, we capture their hearts, the retention becomes lifelong. Their love for learning becomes lifelong. So engage का मतलब क्या है कि हम बच्चे को इमोशनली उस कंटेंट से जोड़ पाए. दैट इज आवर एक्सपर्टीज. जहां हम उनको एंगेज कर पाते हैं उस तरीके से, आगे के जो 4 E's है दे बिकम वेरी वेरी सिंपल. हम लोग सारे इस एज पर आ चुके हैं, बट हमें हमें हमारे कोई ना कोई टीचर जरूर याद होंगे जिनकी सिखाई हुई बात आज भी हमें याद है कि अच्छा ये वाली जो चीज है ना, ऐसे बोलने का अंदाज या ये करने का तरीका जो है ये इस टीचर का है. तो वो क्या है, हम उनको इंगेज, वो टीचर जो थे वो हमें इंगेज कर पाए थे. इंगेज करने के बाद हमने जब इंगेज हुए, हमने इस एरिया में क्या किया, नेक्स्ट स्टेप एक्सप्लोर किया. तो नेक्स्ट इज एक्सप्लोरेशन. So distribute simple materials like pot with soil, small saplings, water, and allow small groups to place them in different life conditions. Some can place it at home also, they can do it and can share photographs with you. कुछ उसको सनलाइट में रखेंगे, कुछ उसको शेड में रखेंगे, कुछ डार्कनेस में रखेंगे. Now we can ask students to make predictions. What do you think will happen to each plant after 3 days? जिस प्लांट को सनलाइट में रखा उसके साथ क्या होगा 3 दिन के बाद, जिस प्लांट को शेड में रखा उसके साथ क्या होगा, जिसको डार्कनेस में रखा उसके साथ क्या होगा. अब बच्चों को पहले हम लोग प्रिडिक्शन सिखाते हैं. इसमें क्या है, चिल्ड्रन विल ऑब्जर्व. फर्स्टली दे विल कंपेयर कि अच्छा मेरा सनलाइट में था, तुम्हारा डार्कनेस में था, तो कंपैरिजन करते हैं. And they will note changes, what happens to my plant and what happens to your plant, because there are 3 kinds of plant. One is kept in sunlight, one shade, and the other one is kept in darkness. So बच्चे observation सीखेंगे, note करेंगे changes को, and they will compare, they will discuss and debate amongst themselves. सबका अपना अपना debate होगा कि मेरा plant अच्छा होगा, तुम्हारा plant नहीं अच्छा होगा. तो उसमें क्या होगा, they will learn a lot of things, they will start exploring. इस एक्टिविटी का क्या मकसद है, they will experience the phenomena before explaining it, and science becomes real when seen and felt. हम लोग के लिए साइंस बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग क्या होता था, कभी ना देखा ना फील किया, बस रटा. तो रटने में क्या होगा, जब आप ना उसको जानते हैं, वो आपके लिए फॉरेन एक एलिमेंट है. आप उसको देख नहीं पा रहे हैं, आप उसको लैब में एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे हैं, आप उसको छू नहीं पा रहे हैं, आप उसको महसूस नहीं कर पा रहे हैं, और आपको उसको एग्जाम में लिखना है 20 नंबर का. तो आपके लिए जाहिर सी बात है, becomes a big trial. But when you have seen it happening in front of your own eyes, एक बच्चे ने देखा है स्प्राउट होते हुए, एक बच्चे ने देखा है ग्रो करते हुए, चेंजेस को, रूट आते हुए, वो बच्चे का जो नॉलेज है और एक रटाए इंफॉर्मेशन में बहुत ज्यादा का डिफरेंस होगा. दैट अ चाइल्ड, वन चाइल्ड इज इनलाइटेंड, educated, the other one is completely schooled and terrified. So that is the difference between outcome oriented learning and the learning that we did, the rote learning. Then the third point is explain. अब वैज्ञानिक सोच को हम लोग नाम देंगे. Now bring in the core concept. Now we are at the point of explain. Engage हो गया, जहाँ पे हमने बच्चे के हार्ट माइंड सबको कैप्चर किया. दूसरा हमने उनको एक्सप्लोर कराते हुए दिखाया. Now explain. Now bring in the core concept. This is where we teachers, we will explain the role of sunlight, chlorophyll, carbon dioxide and water in food production. अब कहाँ पे हम लोग आगे एक्सप्लेन. अब हम लोग कोर कॉन्सेप्ट, बच्चे को एंगेज किया, उनको कैप्चर कर लिया, उनसे एक्सप्लोर करा लिया. अब हम लोग क्या करेंगे, अब जो मेन मुद्दा है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो बच्चों को पता ना चाहिए कि क्लोरोफिल क्या होता है, सनलाइट क्या होता है, प्लांट्स ग्रीन क्यों होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, ऑक्सीजन क्या होता है, वाटर क्या होता है, किचन ऑफ द प्लांट क्या होता है, ये अब हम लोग ने उसमें डाल दिया. द टफेस्ट पार्ट जो बच्चों को याद करने में मसला होता है. सो वी विल यूज डायग्राम्स, interactive models, and even body movement, kinesthetic movement. Now we can ask, what did your plant experiment show? Can we say that light plays a major role? Obviously, जो sunlight में होगा वो thrive कर रहा होगा. Link their observations to the formal definition of photosynthesis. अब जो बच्चों ने इतने दिन से किया है, उस ऑब्जर्वेशन को लिंक देयर ऑब्जर्वेशन टू द फॉर्मल डेफिनेशन, जो हमें रटवाया जाता है बिना कोई चीज दिखाए हुए, उसको उस पे बैठा दीजिए, छाप दीजिए. When students hear the explanation after their own discovery, they own that knowledge. That knowledge is theirs. They have seen it, they have felt it, and now it's their own knowledge. वो उनसे कोई नहीं छीन सकता है. And that is what outcome-oriented instructional planning is. When they have seen it, felt it with all their heart and soul.
अब कितना भी चाहेंगे कि उनके दिमाग से हम फोटोसिंथेसिस इरेज कर दें, वो कभी नहीं इरेज होने वाला है। इसका क्या गोल होगा? साइंटिफिक वोकैबुलरी बच्चों की बड़ी, बिकॉज दे हैव सीन इट हैपनिंग, and conceptual clarity based on real experiences आया. So this is what outcome oriented instructional planning is. The next point is elaborate. Students will apply it. So no, now extend their learning. Ask students to create a food chain poster showing how photosynthesis supports not just the plant but herbivores, carnivores and humans. अब हम लोग क्या करेंगे? Elaborate के इस पे चले गए, क्योंकि बच्चे ने बेसिक तो चीज समझ ही ली है. अब हम उनको एक स्टेप और आगे लेके जाएंगे, हाथ पकड़ के नेक्स्ट स्टेप पे. And now they will tell us, they will create a food chain poster showing how photosynthesis supports, सिर्फ photosynthesis plants को support नहीं, but herbivores को, carnivores को, human beings को कैसे करते हैं. Now encourage at this point, because you have taken them to the next level, encourage integration with art. पोस्टर मेकिंग बनाइए, इससे उनका नॉलेज क्या और कंठस्थ होता चला जाएगा. लैंग्वेज, प्रेजेंट whatever you have experienced in your own words. And environment education, how trees help लाइफ ऑन अर्थ, ये हो गया ट्रीज का. ये इससे क्या गोल हमने हासिल किया? क्रॉस करिकुलर इंटीग्रेशन हुआ, इसमें क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हुई, एंड we were able to show them broader impact and interdependence. सारी चीज एक दूसरे पे, नेचर इज इंटरडिपेंडेंट. तो इंटरडिपेंडेंस हम बच्चे को रियल लाइफ में भी सिखा सकते हैं कि चाहे कोई अच्छा लगे या नहीं लगे, वी आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर. और होमो सेपियन सर्वाइव करके यहाँ तक कैसे आ गया? जस्ट बिकॉज उसमें कैपेबिलिटी थी सोशलाइजेशन की, इंटरडिपेंडेंस की. उसने एक्सचेंज करना जानता था, इसके बदले में ये, उसके बदले में ये. सो उसके थ्रू जो भी लोग अच्छे सोशल स्किल्स रखते हैं, जिनको पता है कि सरवाइव कैसे किया जाता है, इंटरडिपेंडेंसी इज अ मस्ट, नोबडी कैन सर्वाइव अलोन. एंड लगता है कि वी विल बी, हमारे ईगो कहता है कि हम अकेले सर्वाइव कर सकते हैं, बट सर्वाइव और थ्राइव वही कर पाता है लाइफ में जो जानता है हाउ टू सोशलाइज वेल, network well, take help and knows the importance of collaboration and interdependence. तभी आपकी हर नीड को दूसरा भी केटर करता है जब आपको उसकी डिफिशियंसी होती है. सो द लास्ट पॉइंट इज इवेल्युएट. सो कितना समझा, कैसे जाना, कितना जाना, ये इवेल्युएशन के पॉइंट पे हम लोग आ गए. हम लोग ने एंगेज से शुरू किया था, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, इलेबोरेट. नाउ द लास्ट स्टेज, दैट इज इवेल्युएशन. सो आई ऑलवेज से डोंट गो फॉर रिटन टेस्ट कि तुरंत सुमेटिव होता है, स्कूल की डिमांड है कि सुमेटिव लेना है, उतना जल्दी नहीं. Try a combo fun and formative tool. Like for example, write one thing you learned and one question that you still have. सबको आप ये क्वेश्चन बोल सकते हैं कि एक चीज जो तुमने आज सीखी है, एक चीज जो तुमको अभी तक क्लियर नहीं हुई है, बोर्ड पे ये करा सकते हैं. तो जो चीज नहीं क्लियर होगी वो हम लोग बोर्ड पे बता सकते हैं. इट सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड एवरीबडी लर्न्स फ्रॉम इट. पीयर क्विज, स्टूडेंट क्विज ईच अदर इन पेयर्स, जो हम लोग जो यूज्ड टू डू अर्लियर आल्सो. उससे क्या होता है, बोलने वाला भी सीखता है, सुनने वाला भी सीखता है. Draw and explain. Ask them to draw a plant and explain the process orally on the board. Board work becomes very very important because इसमें बच्चे की भी नॉलेज एक इंडिपेंडेंटली चुनाती आप इवेलुएट कर सकते हैं, और उसके नॉलेज होने ना होने से और भी लोग सीखते हैं. So this gives us real insight into their understanding, not just memorization. And the goal is assess not just knowledge but clarity. कितनी क्लैरिटी से बच्चे को समझ में आया है, उसने अपनी कितनी क्रिएटिव एस्पेक्ट्स इसमें डाले हैं, और बच्चा फ्यूचर में कितना क्यूरियस हुआ है इस इंफॉर्मेशन से, और आगे इसको कितना डिग इन करना चाहेगा, इसमें कितना एक्सप्लोर करना चाहेगा. सो टुडेज सेशन ऑन आउटकम ओरिएंटेड इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग, 1 hour is never enough for any topic, but still whatever I can give you. So today's session on or outcome oriented instructional planning is not just about learning a new format. It's about a shift in our own mindset, because it's very very important to have a shift in our own mindset. We are all busy, we manage large classes, tight schedules, administration duties and a lot more, to name a few. But even in the middle of all this, if we can take out few minutes to plan our lessons intentionally with outcomes in our own mind, the impact in the classroom is huge, is humongous. So let's never aim for perfection, because there is nothing called perfection.
but let's aim for progress and let's aim for a better society. And better society will only come from better education. So thanks a lot for being a part of the webinar today. Uh, Thanks a lot for all your lovely comments and appreciation. We will meet now in the new academic session that starts from 2nd April, and see you soon. Thanks a lot. Thanks a lot, everyone.